नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग टाइम। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे आपसे उन 60 प्रश्नों को लेकर के जो कि आपके आने वाले एग्जाम एसएसटी के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। दोस्तों यहाँ पर हम वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं 60 दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम की तैयारी आपको बता देंगे। और दोस्तों इसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे दोस्तों, किसमें आने वाले सीटेट पेपर 2 में, जिसमें दोस्तों आपका एसएसटी आता है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की बिना किसी दिक्कत के साथ कि पहला प्रश्न दोस्तों क्या आता है। अगर आपने अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को यदि अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर नहीं किया तो दोस्तों शेयर कर दीजिए। और यदि आप पहली बार चैनल पर हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, ऋतु प्रवास की जीवन शैली देखने को मिलती है। भाई पहला प्रश्न पूछा गया कि ऋतु प्रवास की जो जीवन शैली होती है उसे कहाँ देखने को मिलता है। कृषक मजदूरों में, श्रमिकों में, पशुपालकों में और मलिन बस्ती निवासियों में। भाई जो ऋतु प्रवास की जीवन शैली देखने को मिलती है हमें दोस्तों, वो मौसमी अवगामन के कारण होती है। यानी कि ये जो हमको दोस्तों देखने के कारण मिलता है, ये केवल और केवल मौसम में दोस्तों क्या होता है, जो पशुपालक होते हैं वो दोस्तों इधर से उधर जाते हैं। तो ऋतु प्रवास की जीवन शैली हमको पशुपालकों की वजह से देखने को मिलती है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रकीर्ण बस्ती के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। प्रकीर्ण बस्ती के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों ऐसी ग्रामीण बस्ती जिसमें घर पास पास बने होते हैं, ऐसी नगरीय बस्ती जिसमें घर पास पास बने होते हैं, ऐसी नगरीय बस्ती जिसमें घर दूर दूर फैले होते हैं, या फिर दोस्तों ऐसी ग्रामीण बस्ती जिसमें घर दूर दूर व्यापक रूप से फैले होते हैं। तो दोस्तों प्रकीर्ण वस्तु या प्रकीर्ण बस्ती की बात करें तो दोस्तों ऐसे घर दोस्तों या ऐसी ग्रामीण बस्ती जिसमें घर दोस्तों क्या होते हैं, विस्तृत रूप से फैले हुए होते हैं। यानी कि आपका डी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाता है दोस्तों, सही हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित में से सही का मिलान कीजिए। दोस्तों इंटरनेट आप सभी जानते हो दोस्तों, संचार का एक महत्वपूर्ण साधन में दोस्तों काउंटिंग होती है। ठीक है, इंटरनेट की दोस्तों किस में काउंटिंग होती है, संचार के साधन में। अगर बात करें दोस्तों तो नहर मार्ग दोस्तों क्या होता है कि नहर मार्ग आपका अंतर्देशीय जल मार्ग होता है। ठीक है, नगरीय क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो नगरीय क्षेत्र दोस्तों वो होता है जहां लोग उत्पादन, व्यापार और सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं। और सघन बस्ती दोस्तों, सघन बस्ती उसे कहते हैं आसपास निर्मित घरों वाले क्षेत्र, यानी कि दोस्तों ये वाला। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, आपका ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर कि यातायात का कौन सा साधन है जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। भाई सिंपल सी बात है कि यातायात का इनमें से कौन सा साधन है जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो दोस्तों साइकिल प्रदूषित नहीं करती, घोड़ा गाड़ी प्रदूषित नहीं करती, रिक्शा प्रदूषित नहीं करता, लेकिन दोस्तों ऑटो रिक्शा जो होता है वो आपका दोस्तों प्रदूषण को फैलाता है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी दुर्गम द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा साधन उपयुक्त है, आपको बताना है दोस्तों। अगर आपको किसी दुर्गम द्वीप पर जाना है तो दोस्तों इनमें से आप सभी जानते हो कि आपका पानी का जहाज दोस्तों क्या होता है, सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, क्या हो गया भाई, सबसे ज्यादा उपयुक्त दोस्तों आपका पानी का जहाज होता है किसी भी दुर्गम द्वीप पर जाने के लिए। ठीक, यहां पर दोस्तों हवाई जहाज की सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है, द्वीप पर जब आपको जाना होगा तो दोस्तों हम हवाई जहाज की सहायता नहीं, पानी जहाज की लेते हैं। संचार क्या है दोस्तों, संचार क्या है, आपके सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों सूचना प्रसारण करने की व्यवस्था, सूचना का नियमित स्वरूप, सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया, सूचना ग्रहण करने की प्रक्रिया। दोस्तों संचार क्या है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो संचार दोस्तों, संचार अर्थात सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया, सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया दोस्तों संचार कहलाती है। आपका सही जवाब जो है कौन सा हो जाता है, यहां पर सी ऑप्शन हो जाता है। अगला प्रश्न यहां पर दोस्तों क्या है कि निम्नलिखित में से किसके न होने पर ईमेल का अस्तित्व नहीं होता। भाई सिंपल सी बात है कि अगर इंटरनेट नहीं हो दोस्तों तो इंटरनेट के न होने पर दोस्तों ईमेल का अस्तित्व नहीं होता। यानी कि आपका सही जवाब दोस्तों यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों बिना किसी दिक्कत के साथ कि निम्नलिखित में से यातायात का सबसे महंगा साधन कौन सा है। दोस्तों यातायात का सबसे महंगा साधन कौन सा है, बुलेट ट्रेन, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और शताब्दी ट्रेन।
आप सभी जानते हैं दोस्तों, यहां पर हवाई जहाज दोस्तों, हवाई जहाज यानी कि एरोप्लेन दोस्तों क्या है, सबसे महंगा साधन है यातायात का। तो बी ऑप्शन यहां पर क्या होता था आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सा है। भाई भारत के अंदर अगर हम सबसे लंबे राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करें दोस्तों, तो इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया का मार्ग जो है दोस्तों, कहां से, इलाहाबाद से लेकर के जो हल्दिया तक का मार्ग है दोस्तों, वो सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। कौन सा दोस्तों, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आप सभी साथी दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, जिससे कि वे भी हमारे साथ कनेक्ट होकर के दोस्तों अपने टेस्ट की तैयारी अंतिम 10 दिनों में दोस्तों बढ़िया तरीके से तैयार हो सके। हम कम से कम दोस्तों आपको 600 प्रश्न के आसपास यहां पर कराने वाले हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसका विस्तार है दोस्तों, आपको बताते हैं कि जो ट्रांस साइबेरियन है दोस्तों रेल मार्ग, ये विश्व का सबसे लंबा है, जो कि दोस्तों कहां पर है, पश्चिमी रूस में सेंट पीटरबर्ग से दोस्तों, कहां से, सेंट पीटरबर्ग से दोस्तों ओटावा यानी कि प्रशांत के, ठीक है, कहां तक है दोस्तों, सेंट पीटरबर्ग से व्लादिवोस्टक, जो कि दोस्तों व्लादिवोस्टक कहां पर है दोस्तों, ये प्रशांत महासागर में है। कहां पर है ये दोस्तों, ये है आपका प्रशांत महासागर में। और सेंट पीटरबर्ग कहां पे है, तो ये आपका पश्चिमी रूस में है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, इसका ओटावा आंसर नहीं गलत हो जाता है। ठीक है, इसका ओटावा जो आंसर है वो दोस्तों क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यहां पर सेंट पीटरबर्ग से दोस्तों क्या है, ये सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टक दोस्तों ये सबसे बड़ा लंबा रेल मार्ग है, याद रहेगा। आगे चलते हैं, भारतीय रेलवे जोन का सही मिलान कीजिए। दोस्तों भारतीय रेलवे जोन का सही मिलान नहीं है, आपसे कहा है कि नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहां पर आपका देखते हैं उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर। दोस्तों आपको कुछ मैं याद दिलाता हूं, आपको मैप पढ़ाया गया था, ये उत्तर नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो आपने देखा दोस्तों जयपुर, जयपुर दोस्तों यहां पड़ता है, यानी कि ये तो लगभग ठीक ठीक पड़ रहा है। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी रेलवे ये दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल, यानी कि दोस्तों दक्षिण पश्चिमी, ये हुगली की बात की गई है दोस्तों, हुगली। तो आप देखेंगे तो 41 का दोस्तों यही जवाब क्या है, गलत है। दोस्तों हुगली जो पड़ता है वो आप जानते हो कल आपका पश्चिम बंगाल में पड़ेगा, और पश्चिम बंगाल में दोस्तों आपका उत्तर पूर्वी हो जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। हम इसे मैप के थ्रू भी देख सकते हैं, अगर आपको मैप में अगर दोस्तों ये पता है हुगली कहाँ पर है, जयपुर कहाँ पर है, तो दोस्तों आप ये डायरेक्शन दिया हुआ केवल, ठीक है, ये डायरेक्शन आप निकाल सकते हो कौन सी कहां पर जा रही है। आगे चलते हैं दोस्तों, थल सेना या थलसाला का सामान्य अर्थ क्या होता है। दोस्तों थलसाला का सामान्य अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों मवेशी के लिए स्थित जल संग्रह स्थल, मवेशी के लिए विश्राम संग्रह स्थल, या फिर दोस्तों यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है, या फिर घर में पौधे व फूलों के लिए निर्धारित स्थान। दोस्तों अगर थलसाला की बात करें तो थलसाला के लिए आपका जो सही जवाब होगा वो ये है दोस्तों कि घर में, हमारे सभी के घर में दोस्तों पौधे रखने के लिए एक छोटा सा अहाता होता है, कृत्रिम अहाता बोलते हैं। ठीक है, मानव निर्मित होता है। तो दोस्तों वो जो अहाता होता है उसी को दोस्तों थलसाला कहा जाता है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा प्रश्न कि निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। कैस्पियन सागर, दोस्तों कैस्पियन सागर का क्या होगा, किससे मिलान करेंगे, ज्वार भाटा क्या होता है। तो दोस्तों जब आप इसको पढ़ते हो तो दोस्तों आपको नजर आता है कि कैस्पियन सागर दोस्तों, कैस्पियन सागर आपका विशालतम झील है। ठीक है, ज्वार भाटा दोस्तों आपका जल में जो उतार और चढ़ाव होता है उसे कहते हैं सुनामी। दोस्तों आप सभी जानते हो कि तीव्र भूकंपीय तरंगें होती हैं, और महासागरी धारा आप जानते हो दोस्तों कि निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है उसे महासागरी धारा का नाम दिया जाता है। यानी कि यहां पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि संगम साहित्य की रचना काल निर्धारित है। दोस्तों रचना काल निर्धारित है, संगम साहित्य का रचना काल निर्धारित है। आपके पास दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा, यहां पर दोस्तों 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व,
भैया संगम का अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो दोस्तों होता है साहित्यकारों की सभा। क्या होता है दोस्तों? साहित्यकारों की सभा या फिर दोस्तों मंडली। और दोस्तों संगम युग का समय लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक माना जाता है। भारत में 3 संगम हुए थे। प्रथम दोस्तों हुआ था मदुरई में। कहां पर हुआ था? प्रथम हुआ था मदुरई में। द्वितीय दोस्तों हुआ था कपाटपुरम में। कहां पर दोस्तों? कपाटपुरम में। और दोस्तों तृतीय की बात करें तो तीसरा दोस्तों फिर से जाकर के मदुरई में हुआ था। ये आपको याद रखना है, ठीक है? ये आपको याद रखना है, मदुरई, कपाटपुर और दोस्तों मदुरई। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे कि चीनी यात्री हुएनसांग के भारत के समय क्या था? दोस्तों मतलब जब वो आया तो उस समय पर टाइम क्या था भारत के अनुसार? दोस्तों अगर बात करते चीनी यात्री हुएनसांग की तो दोस्तों ये जो आपका भारत में यात्रा की थी इसने दोस्तों वो 630 से लेकर के 643 ईसा पूर्व मतलब ईस्वी में दोस्तों इसने क्या किया था? यात्रा की थी, ठीक है? ये उसकी यात्रा का समय किसकी? हुएनसांग की। आगे चलते दोस्तों। संगम कविता द्वारा वर्णित पूर्वी समुद्री तट के पवन फुहार पतन से होने वाले व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं की गई थी? दोस्तों संगम कविता द्वारा वर्णित पूर्वी समुद्र तट के पवन फुहार पतन से व्यापार होने पर दोस्तों आपकी ये सारी चीजें दोस्तों शामिल नहीं की गई थी। इसका आंसर हो जाता है कोई नहीं, ठीक है? ठीक है, कौन सी वस्तु शामिल नहीं थी? तो ना तो दोस्तों घोड़े शामिल थे, ठीक है, हिमालय रत्न, चंदन की लकड़ियां, ठीक है, ठीक याद रहेगा। आगे चलते हैं, दोबारा से देख लीजिए एक बार दोस्तों कौन सी वस्तु शामिल नहीं थी। अगर दोस्तों यहां पर होता कि कौन सी वस्तु शामिल थी तो उपयुक्त सभी होगा, ठीक है? नहीं थी मतलब ये तीनों ही वस्तुएं क्या थी दोस्तों आपकी शामिल नहीं थी। आगे चलेंगे दोस्तों। संगम कविताओं में उल्लिखित मूवेंदर शब्द का तात्पर्य किससे है? दोस्तों अगर बात करते हैं मूवेंदर की तो मूवेंदर मतलब होता है दोस्तों मुखिया। दोस्तों क्या होता है? मुखिया। वो भी कैसा? 3 मुखिया की बात की गई है दोस्तों, ठीक है? तो यहां पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल से सही हो जाता है। दोस्तों संगम कविताओं में उल्लिखित मूवेंदर शब्द का तात्पर्य 3 मुखियाओं से होता है। 7 वाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था? दोस्तों 7 वाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। कौन था दोस्तों? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। अगला प्रश्न दोस्तों। प्राचीन भारत के विभिन्न अभिलेखों में उल्लिखित दक्षिणा पथ शब्द का संबंध था। दोस्तों आपको बताना है कि जो दक्षिणा पथ था उसका संबंध किससे है? तो दोस्तों दक्षिणा पथ का संबंध आपका संपूर्ण दक्षिणी क्षेत्र से है। किससे है दोस्तों? संपूर्ण दक्षिणी क्षेत्र से है आपका दोस्तों दक्षिणा पथ का संबंध। आगे चलते हैं। रेशम बनाने की कला या तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले कहां हुआ था? दोस्तों अगर बात करें रेशम बनाने की कला और तकनीकी का आविष्कार दोस्तों सबसे पहले चाइना में हुआ था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? 200 साल पूर्व के समय रेशमी कपड़े पहनना काफी कीमती होता था, क्योंकि क्यों दोस्तों ऐसा क्या था कि मतलब 200 ईसा पूर्व रेशमी कपड़े या 200 साल पूर्व रेशमी कपड़े पहनना काफी कीमती होता था? तो दोस्तों इसका मेन कारण था कि इसका उत्पादन और व्यापार की प्रक्रिया के संचालन के कारण दोस्तों आपका रेशमी कपड़े पहनना काफी कीमती होता था। याद रहेगा दोस्तों आपका सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भारत में कुषाण के प्रमुख केंद्र थे। दोस्तों भारत में कुषाण के प्रमुख केंद्र पेशावर और मथुरा थे। कौन से थे दोस्तों? पेशावर और मथुरा, यानी कि इसका सही जवाब दोस्तों बी ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए गुफाओं का निर्माण किया गया था। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपने देखा कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए दोस्तों के लिए गुफाओं का निर्माण किया गया था। दोस्तों किसके द्वारा? भाई राजा और रानियों के द्वारा भी, और दोस्तों साथ ही साथ व्यापारियों और कृषकों के द्वारा भी। यानी कि ए और बी दोस्तों दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाते हैं आपके सही हो जाते हैं दोस्तों। बौद्ध भिक्षु दोस्तों या तो राजाओं के महलों में रहते थे या फिर दोस्तों जो नॉर्मल किसान होते हैं, व्यापारी होते हैं, उनके द्वारा बनाए गए गुफाओं में रहते थे। दोस्तों आगे चलते हैं। बोनसांग द्वारा
नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में दिए गए विवरण में से सम्मिलित नहीं है। दोस्तों उन्होंने कुछ संदर्भ दिए थे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, दोस्तों वो आपको यहाँ पर क्या करना है, उनमें से कौन सा शामिल नहीं किया था वो आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ के शिक्षक योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे थे, ये बात दोस्तों ठीक है, सम्मिलित की थी उसने। जट के उपदेशों का पालन ईमानदारी से किया गया था, ये भी दोस्तों शामिल किया था। विश्वविद्यालय में होने वाले वाद विवाद में विदेशी नागरिक भाग लेते थे, ये दोस्तों ये आपका दोस्तों बोनसंग द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में दिए गए विवरण में दोस्तों सम्मिलित नहीं किया गया था। नए आगंतुकों द्वारा को द्वारपाल प्रश्न पूछकर प्रवेश देता था, दोस्तों ये बात भी ठीक है, जो एंट्री लेता था वो दोस्तों उसकी एंट्री पर ही दोस्तों कुछ प्रश्न पूछे जाते थे। अगला है दोस्तों भक्ति से तात्पर्य है संत के प्रति श्रद्धा की भावना, संत के प्रति समर्पण की भावना, देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा और देवी देवताओं की पूजा करना। दोस्तों भक्ति से नॉर्मली क्या तात्पर्य है, तो भक्ति से जो दोस्तों तात्पर्य है वो है देवी देवताओं की प्रति श्रद्धा। दोस्तों क्या है, देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा, दोस्तों ये भक्ति से तात्पर्य होता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, हिंदू धर्म में भक्ति मार्ग की चर्चा किस पवित्र ग्रंथ में की गई है। दोस्तों हिंदू धर्म में भक्ति मार्ग की चर्चा दोस्तों किस पवित्र ग्रंथ में की गई है, तो आप यहां पर देखेंगे कि भगवत गीता में दोस्तों भक्ति मार्ग की चर्चा की गई है। दोस्तों किस ग्रंथ में, भगवत गीता में दोस्तों भक्ति मार्ग की चर्चा की गई है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। दक्षिणापथ के स्वामी कौन थे, मूवेंद्र, मूवेंद्र आपको मैंने बताया था दोस्तों, ठीक है, ये कौन थे दोस्तों, तीन मुखिया थे, चोल, चेर और पांड्या, ठीक है, यही होना चाहिए। क्लियर हुआ, यहां पर क्लियर हुआ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे बी का ऑप्शन दोस्तों जहां मिल जाए आप लगा दीजिए, क्योंकि मूवेंद्र हमने अभी भी पढ़ा था दोस्तों, है ना, संगम के अंतर्गत मूवेंद्र दोस्तों क्या थे, तीन मुखिया थे, तो चोल, चेर और पांड्य। अगर बात करते दोस्तों दक्षिणापथ के स्वामी, दोस्तों बात आती है कि दक्षिणापथ के स्वामी कौन थे, तो दोस्तों आप सभी जानते हो दक्षिणापथ के स्वामी वो सात थे, सात, ठीक है, तो आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। और बात आती है दोस्तों सी की, सी दोस्तों अश्वघोष, अश्वघोष के द्वारा दोस्तों लिखी गई थी बुद्धचरित, और बोधिसत्व दोस्तों महायान बौद्ध धर्म के ज्ञाता थे। ये आपको दोस्तों प्रश्न यहां पर ऑप्शन दोस्तों ये मिल जाता है, आप फटाक से सही करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हो दोस्तों, समानता के लिए एक आंदोलन तवा मत्स्य संघ भारत में राज्य में लड़ा गया। दोस्तों आपको बताना है कि तवा मत्स्य संघ किस राज्य में लड़ा गया। दोस्तों अगर हम बात करते हैं आपकी तवा मत्स्य संघ, ये दोस्तों आपका लड़ा गया था मध्य प्रदेश में, दोस्तों मां से याद करिएगा, मां से मां, ठीक है, तवा मत्स्य संघ दोस्तों मध्य प्रदेश में लड़ा गया था। आपका यहां पर डी ऑप्शन क्या हो जाता है, एकदम से सही हो जाता है। तवा मत्स्य संघ एक है दोस्तों जो संबंधित है दोस्तों, अब ये आपको मैं बता दूं कि तवा मत्स्य संघ क्या है दोस्तों, एक मछुआरों की सहकारी समिति है दोस्तों, क्या है, मछुआरों की, आप मत्स्य माले जानते हो दोस्तों, मछली होता है, ठीक है, तो दोस्तों मत्स्य आपका क्या है, मछुआरों की एक सहकारी समिति से संबंधित है, याद रहेगा, आपको याद रहेगा। दोस्तों भारत में महादेव की पहाड़ियां कहां पर स्थित है, दोस्तों फिर मैंने कहा ना, मां से महादेव, मां से मध्य प्रदेश, ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपका सही जवाब है वो क्या है दोस्तों, सी ऑप्शन यहां पर आपका कतई सही हो जाता है। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों किस चीज के निवेश करने की जरूरत पड़ती है, भाई सिंपल सी बात है कि कपास की यदि आपको खेती करनी है तो दोस्तों आपको जो यूरिया होता है, मतलब हम कह सकते हैं उर्वरक, और दोस्तों उसको फसल को कीट से बचाने के लिए कीटनाशक की भी आवश्यकता होती है। इसका सही जवाब दोस्तों बी ऑप्शन हो जाता है, फटाफट से लगा देंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, कपास से कच्चे पदार्थ के रूप में रुई को तैयार करने में समय लगता है। दोस्तों कपास जो होता है, कपास से दोस्तों रुई, तो दोस्तों कच्चा पदार्थ होता है, उसको तैयार करने में लगभग 4 महीने का समय लगता है। दोस्तों कितना, लगभग 4 महीने का समय लगता है। दोस्तों फटाफट से आप इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले पेपरों में दोस्तों आपसे यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। दोस्तों दादन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों अगर बात करें दादन व्यवस्था की, किसकी दोस्तों, अगर बात करें दादन व्यवस्था की, तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों यह व्यापारी और बुनकरों के बीच व्यवस्था है, ये बिल्कुल बात सही है भाई, दादन व्यवस्था ठीक है, ठीक है, यह व्यवस्था में बुनकरों को कच्चा माल व बाजार पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, ये भी बात दोस्तों दादन व्यवस्था में थी।
दादन व्यवस्था में थी। ये भी बात दोस्तों दादन व्यवस्था के संदर्भ में सही है। इस व्यवस्था में व्यापारी और बुनकर दोनों को समान लाभ होता है, ये तो हो ही नहीं सकता भाई, है ना, ये तो नॉर्मली नहीं होता। यानी कि दोस्तों दादन व्यवस्था में यही वाला कथन क्या है यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, बाकी देखते हैं चौथा वाला क्या है दोस्तों, कि इस व्यवस्था से बाजार को सरलतम तरीके से तैयार कपड़े मिल जाते हैं। दोस्तों ये भी ठीक है। दादन व्यवस्था दोस्तों ऊपर वाले 2 और नीचे वाला 1 दोस्तों, ये तो ऑप्शन आपके ठीक है। तो दादन व्यवस्था आपको समझ में आ गई होगी क्या होती है दोस्तों। ठीक है, व्यापारी और बुनकरों के बीच में एक व्यवस्था है जिसमें दोस्तों बुनकर को कच्चे माल व बाजार पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, बाजार को सरलतम तरीके से दोस्तों तैयार कपड़ा मिल जाते हैं। तो दोस्तों आपका ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या है दोस्तों आप पूछेंगे, तो आंसर इसका है दोस्तों सी ऑप्शन। सी आपका बिल्कुल भी सही नहीं है। अगला है दोस्तों, भारत के किस राज्य में बुनकरों के हित में स्कूल में निःशुल्क गणवेश योजना चलाई जाती है। दोस्तों अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि बुनकरों के हित में दोस्तों, बुनकरों के हित में दोस्तों मतलब जो बुनकर होते हैं उनका जीवन यापन सही प्रकार से चलता रहे, तो दोस्तों इसके लिए आपका तमिलनाडु में दोस्तों निःशुल्क गणवेश योजना चलाई जाती है। निःशुल्क गणवेश योजना आपका सही जवाब दोस्तों आपका ए ऑप्शन हो जाता है। चलेंगे अगले, को-ऑप टैक्स क्या है दोस्तों। को-ऑप टैक्स क्या है, एक विशेष प्रकार के बने घर, कपड़ा बेचने के लिए विशेष दुकान, आम पापड़ बेचने के लिए बने हॉट, या फिर दोस्तों चमड़े के व्यापार के लिए बने बाजार। दोस्तों को-ऑप्टेक्स की बात करें दोस्तों, जो को-ऑप्टेक्स होती है वो कपड़ा बेचने के लिए विशेष दुकान होती है। आपका इसका सही जवाब दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा। अभी तक आपने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप दोस्तों पहली बार हैं, तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ वहां आए हुए दोस्तों बेल आइकन को भी दबाइए सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे कि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, कि बॉन्डिंग का अर्थ है। दोस्तों बॉन्डिंग का अर्थ क्या होता है, किसी विशेष उत्पाद के लिए अधिकार पत्र, किसी विशेष वस्तु को बेचने के लिए प्रमाण पत्र, किसी उत्पादन पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर, व्यापारी व मजदूर के बीच का अनुबंधन पत्र। दोस्तों बॉन्डिंग की बात करें दोस्तों, बॉन्डिंग से तात्पर्य होता है किसी उत्पादन पर विशेष नाम या चिन्ह की मोहर। आपका यहां पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, कि निम्न में से कौन सा ब्रांड नाम है। दोस्तों आप जानते हो ब्रिटानिया ब्रेड सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, ब्रिटानिया ब्रेड दोस्तों ब्रांड का नाम है। ठीक है, ये आपका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा। ये दोस्तों ये क्या है, ये तो सब सीधे सीधे उत्पाद है, ये तो उत्पाद का नाम दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर दोस्तों ब्रिटानिया जो लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा, ये दोस्तों किसी कंपनी का नाम हो सकता है जिसके आप बिस्किट खाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, कि संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता का प्रावधान दिया गया है। दोस्तों अगर बात करें भाग 4 में, दोस्तों भाग 4 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान दिया गया है। आपका बी ऑप्शन क्या हो जाता है यहां पर, सही हो जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाता है यहां पर, सही हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से सही मिलान नहीं है। भारत में निम्नलिखित में से सही मिलान नहीं है। दोस्तों आप जब इसके आंसर्स को पढ़ना शुरू करेंगे, दोस्तों कंचन भट्टाचार्य, दोस्तों ये आपकी पहली महिला अध्यक्ष नहीं थी। दोस्तों क्या, कंचन भट्टाचार्य, कंचन चौधरी भट्टाचार्य दोस्तों स्टेट बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं थी। दोस्तों किसकी, स्टेट बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष। दोस्तों अगर आप कहेंगे कि ये थी तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक है, इन्होंने दोस्तों अभी संभाला है, ये 2013 में दोस्तों इन्होंने संभाला है। ठीक है, याद रहेगा जो भट्टाचार्य है दोस्तों वो आपकी क्या है दोस्तों, ये अरुंधति भट्टाचार्य, अरुंधति भट्टाचार्य है दोस्तों वो जिन्होंने अभी अभी संभाला है, अरुंधति भट्टाचार्य याद रखिएगा। अरुंधति भट्टाचार्य हैं जिन्होंने दोस्तों महिला अध्यक्ष के रूप में दोस्तों अभी कार्यभार संभाला है। ठीक है, अरुंधति भट्टाचार्य, नॉट कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ठीक है, इनका नाम है अरुंधति भट्टाचार्य। याद रहेगा आपको, याद रहेगा, फटाफट से बताइए। अरुंधति भट्टाचार्य ने दोस्तों कार्यभार संभाला है प्रथम या पहली महिला अध्यक्ष के रूप में। दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष के रूप में आपका अरुंधति भट्टाचार्य ने कार्यभार संभाला है। चलते हैं अगले प्रश्न पर,
भारत में राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को कितने दिन तक दोस्तों रोका जा सकता है? अगर बात करें दोस्तों भारत में राज्यसभा और लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को कितने समय तक रोका जा सकता है, तो कहा गया दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं है दोस्तों जब तक दोस्तों हम उस विधेयक को रोक सकें। बात करते हैं दोस्तों आपसे अगले प्रश्न की कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक की रचना में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि दोस्तों किस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए? आप ऑप्शन को पढ़ेंगे और उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। मैं भी पढ़ता हूं दोस्तों। विषय वस्तु के वितरण में पर्याप्त संतुलन हो, जहां जरूरत हो पारस्परिक संबंधों की ओर समुचित ध्यान दिया जाए। ओके, वितरण में निरंतरता बनाए रखने के हेतु विषय वस्तु को उचित तार्किक क्रम में व्यवस्थित किया जाए और पुस्तक के प्रत्येक खंड या भाग में अध्यायों की संख्या समान हो। दोस्तों अगर आप दोस्तों ध्यान देंगे तो ये तो ठीक है, आगे देखते हैं। पुस्तक में प्रत्येक अध्याय के पश्चात तकनीकी शब्दों की एक शब्दावली और पुस्तक के अंत में एक अनुक्रम रखा दिया है। ओके दोस्तों, आप देखेंगे ये तीनों ही दोस्तों क्या होते हैं आपके, ये तीनों ही चीजें दोस्तों आपको सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उसकी रचना करते समय आपको ध्यान रखनी चाहिए। यानी कि इसका सही जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलेंगे कि आपको सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक इतिहास के अध्याय, प्रत्येक अध्याय के अंत में बीज शब्दों की सूची मिलेगी। ये आपको क्या करेगी दोस्तों? बीज शब्दों की जो सूची होती है दोस्तों वो क्या करती है हमको दोस्तों क्विक रिवीजन करने में मदद करती है। यानी कि दोस्तों कि अध्याय में आए महत्वपूर्ण विचारों या विषयों से की फिर से याद दिलाएंगे। तो दोस्तों आपका सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। मतलब हमको जो क्विक रिवीजन करना हो या हमको महत्वपूर्ण संदर्भ देखने हो उसमें ये दोस्तों क्या करती है, हमारी मदद करती है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मानचित्र पठन कौशल के घटक कौन से होते हैं? दोस्तों मानचित्र का ज्ञान एवं उचित प्रयोग, मानचित्र की भाषा जैसे रेखाओं, आकृति, चिन्ह, रंग आदि का उचित बोध, पैमाने का ज्ञान एवं उचित प्रयोग और उपरोक्त सभी दोस्तों आपको बताना है। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में दोस्तों मानचित्र पठन कौशल का घटक क्या है दोस्तों? देखिए मानचित्र का ज्ञान और उचित प्रयोग करना आना चाहिए दोस्तों, उचित बोध भी होना चाहिए, साथ ही साथ पैमाने का ज्ञान भी होना चाहिए। यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाता है दोस्तों, क्योंकि हमको रेखाओं का चिन्ह भी पता होना चाहिए कि मंदिर को इस तरीके से दिखाते हैं या किस तरीके से दिखाते हैं, वो सब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। दोस्तों सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने के संबंध में किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, यह कथन निम्नलिखित परीक्षणों में से संबंधित है। भाई देखिए सामाजिक विज्ञान बच्चा जब पढ़ता है तो दोस्तों उसको कठिनाई आती है, और यदि दोस्तों किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है ये आपने पता लगा लिया तो दोस्तों आप निदानात्मक परीक्षण पर कार्य कर रहे हैं। आपका सही जवाब दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा। चलेंगे आगे दोस्तों कि आपकी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में हाशियाकरण की अवधारणा के जरिए आदिवासी, मुसलमान, दलित इन तीन समूहों को खास ध्यान दिया जाता है या दिया गया है। इस पाठ को पढ़ाते हुए शिक्षक की चेष्टा यह होनी चाहिए कि विद्यार्थी को उन कारकों को पहचानने में मदद करे जो हाशियाकरण को बढ़ाने में योगदान देते हैं। अगला है दोस्तों ऑप्शन कि विद्यार्थियों को हाशिए पर डाल दिए गए तबकों को पहचानने और उनके दर्द समझने के योग्य बनाएं। विद्यार्थियों को अपने इलाके में इन हाशियाई समुदायों को पहचानने में मदद दे, या फिर उपरोक्त सभी। आपने दोस्तों देखा 75 नंबर कि दोस्तों एक टीचर की जो चेष्टा होनी चाहिए दोस्तों ये होनी चाहिए कि विद्यार्थी ये पहचान सके कि आखिर में ये दोस्तों हाशियाकरण पर क्यों पहुंचे हैं। विद्यार्थियों को हाशिया पर डाल दिए गए तबकों को पहचानने और उनको दोस्तों कितनी तकलीफ है, मतलब उसको हम दोस्तों संवेदनात्मक बनाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों अपने इलाके में आसपास दोस्तों जो हमारे परिवेश है उसमें भी दोस्तों ऐसे लोग होंगे। तो ये सारी चीज दोस्तों आपकी क्या आती है, उपरोक्त सभी के अंतर्गत आती है। ये दोस्तों हमारी सभी चीजें हमारी दोस्तों चेष्टा होनी चाहिए एक टीचर होने के नाते। अगला प्रश्न दोस्तों एक दशक, दोस्तों प्रश्न नंबर 676 कि ब्लूम और उसके सहयोगियों ने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को निम्न स्तर से शुरू करके ऊंचे स्तर तक ले जाने के लिए दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 6 वर्गों को सम्मिलित किया। दोस्तों उन वर्गों का क्रम क्या था?
आपको बताना है दोस्तों, आप जब उसका क्रम देखोगे तो दोस्तों ब्लूम की बात कर लेते हैं। ब्लूम टेक्सोनोमी दोस्तों आपने कई बार पढ़ी होगी, जिसमें दोस्तों आपको पता है कि ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन दोस्तों ये सही क्रम होता है, या फिर दोस्तों ये 6 वर्ग बिल्कुल सही डिफाइन किए हुए। क्लियर हो गया? परीक्षण नहीं होता दोस्तों, याद रखिएगा। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। आगे चलते हैं। एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में पड़ने वाले अकाल व संदर्भित बदलाव को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त है? दोस्तों अगर बात करें एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में पड़ने वाले अकाल और बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए दोस्तों आपका दंड आरेख क्या है दोस्तों? सहायक सामग्री साबित होगा, उपयुक्त साबित होगा। आपका सही जवाब दोस्तों डी ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में राज्य सरकार पाठ के अंतर्गत कार्यकारिणी और विधायिका दोनों के विषय में चर्चा करती है। दोस्तों दोनों के विषय में चर्चा करती है। शिक्षिका से उम्मीद है कि पाठ पढ़ाते समय वो धैर्यपूर्वक कई प्रश्नों के पर विचार करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करे, जैसे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन लग रहा है, विधायक से यह समस्या हल क्यों नहीं हो सकती है। दोस्तों जब आप ऐसी चर्चा करवाएंगे तो दोस्तों होगा क्या? तो यही चीज दोस्तों कहा गया है कि इससे होगा क्या। दोस्तों इससे जो बच्चे होंगे वो दोस्तों सरकारी ढांचे के आधार पर और खुद के तर्क पर दोस्तों अपने आसपास के परिवेश से जान पाएंगे, अपने मन में उन विचारों को दोस्तों रख पाएंगे। यानी कि आपका सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जब आप ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो दोस्तों उसके खुद के तर्क दोस्तों क्या होंगे? निर्मित होना शुरू हो जाएंगे, और दोस्तों वो समझ पाएगा कि कौन सा व्यक्ति यहाँ पर ताकतवर है और कौन सा व्यक्ति क्या है, कमजोर है। दोस्तों सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र को सिंपल सी बात है, समाज की प्रयोगशाला कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? समाज की प्रयोगशाला माना जाता है। आपका सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक को माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाने के उचित संदर्भ में कौन सा कथन आपका क्या होगा? सही होगा। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर कि यह मानवीय संबंधों की समझ अर्जित करने में मदद करता है। यह सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करता है। यह सामाजिक यथार्थ के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने में मदद करता है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अगर बात करें एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्यपुस्तक होती है उसके संदर्भ में दोस्तों पढ़ाते हैं, तो दोस्तों उसके संदर्भ में कहा गया कि सभी कथन दोस्तों क्या है आपके? उचित है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा कि एनसीईआरटी की जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक होती है वो मनुष्य और आप उनके बीच में जो दोस्तों आपसी संबंध होते हैं उनकी समझ को विकसित करने में मदद करती है। जो भी दोस्तों वाद विवाद होते हैं, लड़ाई होती है दोस्तों, अपने विचार अभिव्यक्त करने में दोस्तों मदद करता है। साथ ही साथ दोस्तों हमको संवेदनशील भी बनाता है। दोस्तों ये तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाते हैं आपके यहाँ पर? सही हो जाते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न पर। दोस्तों जिस कक्षा में सामाजिक अध्ययन के लिए आवश्यक दृश्य तथा श्रव्य सामग्री रखी होती है वह सामाजिक अध्ययन प्रयोगशाला कहलाती है। यह परिभाषा किसने दी है? दोस्तों जिस कक्षा में सामाजिक अध्ययन के लिए आवश्यक दृश्य श्रव्य सामग्री रखी होती है दोस्तों वह आपकी क्या कहलाती है? यह आपसे पूछा है दोस्तों, तो वह आपकी अध्ययन प्रयोगशाला कहलाती है। यह परिभाषा वेस्ले के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? वेस्ले के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, द्वितीयक स्रोत के संदर्भ में उचित अनुचित कथन कौन सा है? दोस्तों द्वितीयक स्रोत के संदर्भ में अनुचित कथन कौन सा है? तो यहां पर आपने देखा, आप पढ़ेंगे दोस्तों कि ऐसे सभी स्रोत जो प्राथमिक स्रोत की व्याख्या तथा विश्लेषण करते हैं द्वितीयक स्रोत होते हैं। ओके, प्राथमिक स्रोत का चित्रात्मक और ग्राफीय वर्णन करने वाले स्रोत द्वितीयक स्रोत होते हैं। विश्वकोश, आत्मकथाएं, पाठ्यपुस्तकें द्वितीयक स्रोत होती हैं। अपने मूल रूप में देखिए, अब ये बात कौन सी होती है भाई, जब अपने मूल रूप में आप पाए जाने वाले सभी स्रोत दोस्तों ये तो प्राथमिक होंगे ना, ये तो दोस्तों प्राथमिक होंगे ना, यानी कि यही आपका क्या है दोस्तों? द्वितीयक के लिए अनुचित स्रोत है दोस्तों, अनुचित है दोस्तों, अनुचित कथन है 82 का डी ऑप्शन। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति किस प्रकार की है?
दोस्तों ऐतिहासिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक और सामाजिक। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 83 की, तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्रकृति दोस्तों सामाजिक होती है, वैज्ञानिक नहीं होती, ऐतिहासिक नहीं होती, दोस्तों समाज पर डिपेंड होती है। सिंपल सी बात है, डी ऑप्शन। आगे है समाज या सामाजिक अध्ययन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य से लंबित या संबंधित दिए गए कथनों में से उचित कथन का चुनाव कीजिए। दोस्तों आपके सामने प्रश्न है 84। तो आप देखेंगे सामाजिक अध्ययन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन चुनाव कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर देखते हैं इसके अंतर्गत सार्वभौमिक नियमों का वर्णन किया जाता है। ओके, क्रियात्मक अनुसंधान विधि में छात्रों को परामर्श प्रदान किया जाता है। गलत है भाई ये भी। इस विधि के अंतर्गत समस्यात्मक तथ्यों का उपचार किया जाता है। गलत है दोस्तों। जब आपको क्रियात्मक अनुसंधान की बात की जा रही है दोस्तों, तो आपका सही कथन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, कि क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत तात्कालिक समस्या का निराकरण किया जाता है। आपका डी ऑप्शन क्या हो जाता है यहां पर, सही हो जाता है। सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है। उपरोक्त परिभाषा डी है। दोस्तों उपरोक्त जो परिभाषा है वो दोस्तों आपका जॉन जॉरी मिलिक के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा, जॉन जॉरी मिलिक के द्वारा दी गई परिभाषा है। अगला प्रश्न दोस्तों, सामाजिक विज्ञान के उपविषय इतिहास के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों इतिहास जो होता है ना, इतिहास दोस्तों, इतिहास की बात की जा रही है। तो इतिहास क्या होता है दोस्तों, जो भी कुछ आपका भूतकाल में घटित हुआ है, ठीक है, उसका प्रभाव वर्तमान पर कितना पड़ता है, ये दोस्तों हमें इतिहास बताता है। यानी कि आपका सही जवाब क्या होगा, सी ऑप्शन, भूत से वर्तमान पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन इतिहास में किया जाता है। ठीक है, आप सभी जानते हो दोस्तों हमारा इतिहास केवल ये नहीं बताता दोस्तों हमने क्या गलतियां की हैं और वो गलतियां हमको अब तक क्या इफेक्ट कर रही हैं, ये हमको दोस्तों इतिहास बताता है। सामाजिक विज्ञान के किसी संगठन, दोस्तों सामाजिक विज्ञान में किसी संगठन या संस्था के विकास को प्रदर्शित करने के लिए आपके अनुसार किस प्रकार के चार्ट का उपयोग करना उचित होगा। दोस्तों अगर किसी संगठन और संस्था के विकास को आप प्रदर्शित करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपका वृक्ष की आकृति वाला चार्ट क्या होगा दोस्तों, सबसे ज्यादा बढ़िया होगा, सबसे ज्यादा उचित होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको एक एक चीज क्लियरिटी के साथ दिखाई देगी। प्रश्न नंबर आपको दिख गया दोस्तों, मतलब यहां पर दोस्तों हम क्या कह सकते हैं कि क्लियरिटी मतलब स्पष्ट रूप से आपको नजर आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में विशेषता या उचित कथन कौन सा है, आपको बताना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 88 कि कौन सा होगा इसका सही जवाब। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक प्रशिक्षण कला के संदर्भ में एक नवाचार है। यह अध्यापकों को शिक्षण कौशलों का अभ्यास कराने हेतु अपनाई गई प्रशिक्षण तकनीकी है। यह शिक्षण का अति लघु और सरलीकृत रूप है जिसमें वास्तविक शिक्षण की जटिलताओं को कम करने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं और उपरोक्त में से सभी कथन सही है। तो दोस्तों उपरोक्त क्या है दोस्तों, सभी कथन आपके क्या है यहां पर सही है। आपका डी ऑप्शन क्या हो जाता है यहां पर सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षा यास्मीन मलिक ने अपनी कक्षा 7 के विद्यार्थियों का प्रगति पत्र दोस्तों बना रही है। दोस्तों रिपोर्ट कार्ड बना रही है। तो दोस्तों प्रगति पत्र तैयार करने से शिक्षक को अपने विद्यार्थी के बारे में यह जानने का मौका मिलता है कि दोस्तों क्या जानने का मौका मिलेगा। भाई सिंपल सी बात है कि जब हम रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं तो दोस्तों बच्चे ने कितना सीखा और उसे किस क्षेत्र में अधिक मेहनत करने की जरूरत है या कौन सा क्षेत्र उसका कमजोर है जिस पर हम काम कर सकते हैं दोस्तों। ये केवल सामाजिक विज्ञान नहीं दोस्तों, ये किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, हर टीचर यही करता है कि आखिर बच्चे ने कितना सीखा और हमें किस पोर्शन पर दोस्तों मदद करने की जरूरत है या फिर हमें किस तरह का यहां पर सुधार देखने को जरूरत है, हम किस तरीके का सुधार करेंगे। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है दोस्तों, डी सी ऑप्शन हो जाता है। आप फटाफट से लगाएंगे। और अंतिम प्रश्न आज की क्लास का दोस्तों पूछा गया कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण के दौरान उपयोग की जाने वाली शिक्षण सहायक सामग्री को प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात क्या है यहां पर कि शिक्षण सहायक सामग्री छात्रों के अनुभव समझ आयु के अनुसार होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। सामग्री का चयन करते समय ध्यान रहे कि यह छात्रों में रुचि जागृत करने वाली हो। सामग्री यदि नवाचार से जुड़ी व तकनीकी
संबंधी हो तो प्रयास होना चाहिए कि इस सामग्री का संचालन सरल रूप से होना चाहिए। आपका दोस्तों यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि आपका उपरोक्त सभी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल से सही हो जाएगा। दोस्तों आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। आपने यदि दोस्तों अब तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए और शेयर करने के बाद दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे कि आपको दोस्तों जो भी पीडीएफ वगैरह होती है फ्री वाली वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। दोस्तों ये वाली जो पीडीएफ आपको वो ऐसी की ऐसी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप टेलीग्राम ग्रुप से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से जाकर के दोस्तों आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको दोस्तों आप शेयर कीजिए फटाफट से। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।